सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर 1 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक के सॉल्यूशंस को मैंने डिस्कस करा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके ड्यूरेशन में वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन आता है। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने सबसे पहले एक वेसल कंसिडर किया है और जिसमें हमने 1 मोल एक आइडियल गैस कंटेन किया है और इस वेसल का जो वॉल है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। दैट मीन्स हीट को कंडक्ट कर सकता है और साथ में इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को फिट किया गया है। साथ ही उस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है कैपिटल A। मान लिया कि इसमें जो V है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस है और P प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर है। जो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो सिलेंड्रिकल कंटेनर के वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, P प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, कितना फोर्स पिस्टन पे एक्ट करेगा। क्योंकि प्रेशर लग रहा है गैस के थ्रू तो उसे हम लोग फोर्स के टर्म में लिखेंगे। तो प्रेशर इनटू एरिया वो हो जाएगा फोर्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गैस है वो एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड होने के बाद एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करती है dx। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, पिस्टन ने थोड़ा सा डिस्टेंस भी मूव किया है ऊपर की तरफ। तो स्मॉल वर्क डन फाइंड कर सकते हैं वहां से dw, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स f इंटू dx। अब फोर्स के प्लेस पे हमने जो फाइंड करा था एक्सप्रेशन p इंटू a वो पुट करेंगे। सो dw इक्वल्स टू आ जाएगा pa इंटू dx। अब a इंटू dx जो है, a इंटू dx वो स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही वजह है कि dw इक्वल टू लिख सकते हैं p इंटू dv एंड इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। सो अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है इक्वेशन 1 को। इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में किया है dw का और राइट साइड में pdv का विद इन द वॉल्यूम v1 टू v2। पहले मान लीजिए वॉल्यूम v1 था, अब वॉल्यूम v2 हो गया। तो v1 से v2 के बीच में टोटल वर्क डन जानने के लिए हमने उसे इंटीग्रेट किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो w इक्वल टू लेफ्ट साइड जो dw था उसका इंटीग्रेशन w हो जाएगा एंड इक्वल टू pdv विद इन द लिमिट v1 एंड v2। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू RT और वहाँ से P इक्वल टू लिखा जाएगा RT अपॉन V। अब इस P के वैल्यू को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो W इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन V1 टू V2 RT अपॉन V dV। RT कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा W इक्वल टू RT इंटीग्रेशन V1 टू V2 dV अपॉन V। अब ये जो dV अपॉन V है उसका इंटीग्रेशन log V होता है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है W इक्वल टू RT अंडर ब्रैकेट log V विथ बेस E एंड लिमिट V1 टू V2। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा log V2 विथ बेस E एंड लोअर लिमिट पुट करने पे मिल जाएगा log V1 विथ बेस E। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा W इक्वल टू RT log E V2 upon V1 and this is the required expression for the work done in an isothermal process. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन द टर्म्स नंबर A स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 13th नंबर क्वेश्चन है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature of 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। आपके पास किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम अवेलेबल है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एम डेल्टा थीटा इंटू सी, है ना। बेसिकली ऐसा होता है कि Q प्रोपोर्शनल होता है m के एंड Q जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ऑल्सो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी के। दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें Q प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी मिलता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने पे एक कांस्टेंट आता है C जिसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह रहे हैं यहाँ पे। तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन m डेल्टा टी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। एंड बी नंबर क्वेश्चन है लैटेंट हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस without any change in its temperature is known as latent heat capacity of that substance। अगर किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आ रहा है लेकिन टेम्परेचर वही का वही रह जा रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तब उस समय जो हीट नीडेड होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है, उसे हम लोग लैटेंट हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे हिडन हीट भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि जब किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, बट यहाँ पर टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता, सिर्फ सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर जाता है ना। तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है Q इक्वल टू एम एल, जहाँ पे L रिप्रेजेंट कर रहा है लैटेंट हीट कैपेसिटी को, तो L इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन M। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, राइट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये जो कैलोरीमेट्री है इसके अकॉर्डिंग एक रूल है कि हीट कभी भी लॉस्ट नहीं होती है ना। द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। अगर एक बॉडी हीट लॉस कर रही है तो दूसरी कोई ना कोई वहाँ पे बॉडी जरूर होगी जो उस हीट को गेन करेगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट, और कन्वर्सली यू कैन से हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय। एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वेव का, y अंडर ब्रैकेट x कॉमा t दैट इज इक्वल टू 3.0 साइन अंडर ब्रैकेट 36t प्लस 0.01818x प्लस पाई अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज। जहाँ पे x और y जो है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं, टाइम सेकेंड में दिया गया है, और कहता है कि द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप बताएं इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव के स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव का वो है y अंडर ब्रैकेट x कॉमा टी दैट इज इक्वल्स टू a साइन अंडर ब्रैकेट kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। और बिल्कुल इसी के तरह का हमारा क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे। y अंडर ब्रैकेट x कॉमा टी दैट इज इक्वल्स टू a जो कि एम्पलीट्यूड को बता रहा है साइन अंडर ब्रैकेट, ये जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म था k उसे हमने 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा है, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिखा है इंटू टी स्मॉल टी प्लस 5। अब हमारा जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में वो ये है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो फर्स्ट प्लेस है ए का, उसके प्लेस पर हमारे इक्वेशंस में दिया हुआ है 3.0, और इसलिए इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा था कि जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटीमीटर में हैं, एक्स की वैल्यूज़ जो सेंटीमीटर में है, तो 3.0 सेंटीमीटर, इसे जब आप मीटर में लिखेंगे तो आएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरीके से इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू मिल जाएगा 36। तो आइए 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू 36, और आपको पता है कि 1/t दैट इज इक्वल्स टू न्यू होता है जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो 2 पाई न्यू इक्वल टू हो जाएगा 36,
और न्यू इक्वल टू 36/2 पाई। पाई का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे 3.14 और 2 से 36 को कैंसिल किया 18 टाइम्स में, तो न्यू इक्वल टू आ गया हमारा 5.73 हर्ट्ज। ये है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। सी नंबर क्वेश्चन का कहना है व्हाट इज द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन। आप जब भी क्वेश्चन में देखेंगे तो ये रहा फेज फाई और उसके लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है π/4। तो हमारा जो इनिशियल फेज है दैट इज व्हाट π/4 रेडियन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन बी। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सेक्शन सी पर, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे नेक्स्ट वाले नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।